सुर्खियों में। नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आधारित सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। श्रोताओं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से नई शिक्षा नीति 2020 जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, उसको मंजूरी मिलने के बाद 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के सामने नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप जो मसौदा है वो रखा था। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरिसिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के रजिस्ट्रार, श्री संतोष सोहगौरा जी। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो चूंकि हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं और अगर मैं ये कहूं कि भारत की आज़ादी के बाद से शिक्षा में अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है या जितने भी बदलाव हुए हैं उसमें एक मील का पत्थर कहीं ना कहीं ये नई शिक्षा नीति 2020 भी अगर मैं कहूं है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो किस तरह से सबसे पहले इस नई शिक्षा नीति को आप देखते हैं संतोष जी? देखिए, 29 जुलाई 2020 को अपनी भारतीय कैबिनेट ने, जो मंत्रिमंडल का कैबिनेट है, उन्होंने ये एनईपी को पास किया है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है स्वतंत्रता के बाद। 1968 में पहली पॉलिसी थी और इसके बाद 1986 पे थी और 34 साल बाद 2020 पे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि ये पॉलिसी कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है और अब इसका इम्प्लीमेंटेशन के दौर पे है। जब हम इस पॉलिसी की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि भारत आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो जब आगे बढ़ने की बात आती है और टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को लेकर हम जब आगे बढ़ने की बात करते हैं और अगर उसमें एजुकेशन का भी समावेश ना हुआ, शिक्षा का भी समावेश ना हुआ, तो फिर बात अधूरी रह जाती है। तो जब ऐसी बात सामने आती है तो आपको बताना चाहेंगे कि मोदी जी का जो मूल मंत्र है इस पॉलिसी को लेके कि किसी भी प्रकार हम जो संसाधन है हमारे पास उपलब्ध, उस पे हम विश्व में नॉलेज सुपर पावर के रूप में उभर के सामने आए। तो जब हम विश्व में नॉलेज सुपर पावर के बारे में बात करेंगे तो आप देखते हैं कि बहुत से देश हैं जो जहाँ पे बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड एजुकेशन दिया जा रहा है। तो हमें उस ओर प्रयास करने की दिशा पे जो एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब नई शिक्षा नीति है, ये भारत की ये एक मील का पत्थर साबित होगी जी। नई शिक्षा नीति को जब हम देखते हैं संतोष जी, तो कुल मिलाकर दो भागों में वो बटी हुई दिखती है। एक भाग जो फोकस कर रहा है स्कूल एजुकेशन पर, स्कूली शिक्षा पर, और एक जो हायर एजुकेशन पर फोकस कर रहा है। तो इसको किस तरह से आप समझाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, ये इसके दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवयव हैं। और जब स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो भी आपने देखा होगा कि 10+2 शिक्षा पद्धति से हम सभी वाकिफ़ होंगे। इस पे ये परिवर्तन होगा कि जो ये हमारी नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें 5+3+3+4 का कंसेप्ट रहेगा। अब 5+3+3+4 का कंसेप्ट है क्या? जैसा हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होते हैं बोर्ड्स के, वो 10th में होते हैं और 12th में होते हैं। और अभी जो नया कंसेप्ट आएगा उसमें तीसरी, 5वीं और 8वीं ये कक्षाएं होंगी। और जो सीबीएसई में आपने देखा होगा कि साल में एक बार एग्जामिनेशन हम देते हैं, तो अब बच्चे को ये सुविधा होगी कि साल में वो 2 बार एग्जाम दे सकता है। आपने देखा होगा कि एक बार एग्जाम जब देने की बात आती है, कई बार बच्चा बीमार पड़ जाता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। उसको 2 अवसर मिलेंगे और 2 अवसर भी ऐसे होंगे जो सिलेबस होगा उसके आधार पे होगा, मतलब उसके रुचि के आधार पे होगा, उसकी जो बौद्धिक कौशल, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसके आधार पे होगा। और इसमें एक जो सबसे नायाब चीज़ है कि एक तो बच्चा अपना खुद मूल्यांकन कर सकता है, इसके साथ जो बच्चा उसका क्लासमेट है वो भी उसका मूल्यांकन कर सकता है और टीचर्स तो करेगा ही। तो अपने आप में ये मोनोटोनस नहीं रहेगा। जो अभी तक जो हम कहते थे कि जो शिक्षा नीति चली आ रही है वो एक तरह से मोनोटोनस है, रिजिड है और एक ही तरह से सभी का वो मूल्यांकन करती है, तो उससे कहीं ना कहीं आज़ादी हमें मिलेगी। और एक और विशेष बात है कि इसको 4 स्टेजेस पे बांटा गया है। पहले तो फाउंडेशन स्टेज की शिक्षा होगी जो 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको दी जाएगी, जिसमें 1st और 2nd क्लास पढ़ेंगे। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज होगी जिसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे रहेंगे जो 3rd और 5th क्लास तक रहेंगे। इसके अलावा मिडिल स्टेज होगी जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे रहेंगे जो 6वीं और 8वीं तक की शिक्षा लेंगे। और जो अंतिम है वो है सेकेंडरी स्टेज जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे रहेंगे जो 9 से 12वीं तक की कक्षाएं करेंगे। एक जो इसमें सबसे विशेष बात है आपको बताना चाहेंगे जो अभी तक नहीं थी, क्या होता था, लैंग्वेज अभी तक थोप दी जाती थी।
जैसे कि कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, उसको अंग्रेजी में पढ़ना अनिवार्य है। हिंदी द्वितीय लैंग्वेज है, तृतीय लैंग्वेज है। अब देखिए कि हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे का बौद्धिक विकास होता है वो 3 से 6 वर्ष की आयु में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बात करता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जानने का प्रयास करता है। अब आप सोचिए कि अगर इंग्लिश भाषा में है, घर में उसके हिंदी भाषा बोली जाती है, मातृभाषा है या डायलेक्ट है, तो ये इसमें प्रोविजंस हैं कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही वो शिक्षा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और मातृभाषा को लेकर काफी प्रावधान इस बार नई शिक्षा नीति में किए गए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर बच्चा चाहे तो वो 8वीं तक भी अपनी वो शिक्षा मातृभाषा में ले सकता है। जो दूसरी विशेष बात ये है जो इसमें, और आप देखेंगी कि अभी तक कोठारी आयोग की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार हम लोग 10वीं के बाद वोकेशनल स्टडी की हम बात करते थे। अब बच्चे के साथ ये है कि वो 6वीं से ही वोकेशनल कोर्स कर सकता है। यदि देखिए, मैं आपको बताऊं, इसको एक उदाहरण से समझाऊं कि जैसे इंजीनियर होता है, उसको सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, ओवरसियर्स की जरूरत पड़ती है, ड्राफ्ट्समैन की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर को नर्सेस की जरूरत पड़ती है, और मशीन ऑपरेटर्स की चाहिए, जैसे कि सीटी स्कैन ऑपरेटर है, टेक्निकल जो पोस्ट होती हैं। तो 6वीं के बाद ही बच्चा वो चाहे तो अपनी रुचि के अनुसार इस तरह के कोर्स कर सकता है। तो इसके 2 फायदे होंगे कि जब वो 12वीं निकलेगा तो अपने आप में उसके पास एक रहेगा, एक हुनर रहेगा कि वो चाहे तो अपना उद्यम रोजगार स्टार्ट कर सकता है, नहीं तो जहाँ कहीं भी टेक्निकल पोस्ट आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे या पब्लिक सेक्टर पे, उस पर अप्लाई करके अपना वो जीवन यापन कर सकता है, जो अभी तक ये व्यवस्थाएं नहीं थी। और जब हम कहते हैं कि हम स्किल्ड इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ के हमारे बच्चे हैं उनको स्किल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शुरू से ही उसमें इस तरह की कोई बाधा ना हो कि 10वीं के बाद या 14 साल के बाद, लेकिन 6वीं के बाद से ही वो वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी फोकस कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। अब आपने जो हायर एजुकेशन की बात की, तो हायर एजुकेशन में भी इसमें आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक हम सभी जानते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं 3 साल के पाठ्यक्रम होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सेकंड ईयर में फेल हो गए तो हमारा पूरा 3 साल का कोर्स किसी काम का नहीं होता, और हम बाद में कर भी नहीं पाते अगर हमने सप्लीमेंट्री नहीं दी है उस चीज़ों की। तो इसमें एक नया आयाम सामने आया है कि अगर बच्चा अपनी पसंद का इंटरडिसिप्लिनरी कोई बैचलर्स डिग्री ले रहा है, और अगर उसने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है तो उसको सर्टिफिकेट की एक डिग्री मिल जाएगी, उसके पास सर्टिफिकेट कोर्स की एक डिग्री हो जाएगी। और अगर उसने सेकंड ईयर पास कर लिया है तो डिप्लोमा कहलाया जाएगा कि उसने डिप्लोमा उसको मिल जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा भी अलग से करना पड़ता है, सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है। और अगर उसने 3 वर्ष लगातार पढ़ाई कर ली, वो पास हो जाता है, उसे बैचलर्स डिग्री दे दी जाएगी। और अगर वो 4था वर्ष कर लेता है तो सीधे रिसर्च यानी कि पीएचडी की तरफ वो ओरिएंटेशन कर सकता है। तो ये एक जो नया प्रावधान है ये अपने आप में बहुआयामी है। और आप खुद सोचिए, कई बार बच्चा कितना होता है कि फर्स्ट ईयर में उसके बहुत अच्छे नंबर आए और सेकंड ईयर में पता लगा किसी भी वजह से। तो इन सब चीज़ों को वो रिकवर करने के लिए जो पॉलिसी में प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है कि हॉलिस्टिक अप्रोच है ये इस बच्चे के लिए और खासकर टीचर्स के लिए भी। जी, तो हायर एजुकेशन में भी इस बात का ध्यान रखा गया है। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं कि भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना भी इसमें की गई है। तो इसको लेकर भी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए ये जो एक प्रावधान लगाया गया है, ये एक बेहतर बदलाव की तरह हमें लेकर जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से हम बात कर रहे थे, यूजीसी भी अब अबॉलिश हो गया है। तो ये सब जो परिवर्तन किए गए हैं, ये किस तरह से नया बदलाव लेकर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि परिवर्तन तो देखिए समय के साथ होते ही हैं, और अगर इस तरह के परिवर्तन होते हैं और तो बहुत सोच विचार के परिवर्तन किए जाते हैं। तो जैसा आपने सही कहा कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन की बात चल रही है, तो इसमें AICTE, आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और UGC होती है जो हायर एजुकेशन यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको ये रेगुलेट करती हैं। और इसी प्रकार NCTE है जो टीचर्स एजुकेशन को होते हैं, BEd के कोर्सेज वगैरह कराते हैं। तो अभी इन सब का स्वरूप को परिवर्तन करके एक ही बॉडी रहेगी, रेगुलेटरी बॉडी, उसका नाम होगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इस बॉडी को हेल्प करने के लिए इसके कई वर्टिकल्स रहेंगे। वर्टिकल्स की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जैसे कि मेडिकल और लीगल के एजुकेशन या जो कॉलेजेस हैं, इनको लेके, इनको बस छोड़कर बाकी सब चीज़ों पे अभी इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा ये पॉलिसी कहती है। इसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेशंस काउंसिल बनाया जाएगा। इसके अलावा नेशनल एग्रीडिएशन काउंसिल बनाया जाएगा, जो कि आपको मालूम है कि अगर एग्रीडिएशन में अच्छे स्टार्स नहीं है, ग्रेडिंग नहीं है, तो उसकी फाइनेंशियल जो मतलब हेल्थ है उसका पता लगता है, शायद रोक दी जाती है फंडिंग इन सब बातों को लेकर। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल रहेगी जो फंडिंग के लिए और फाइनेंस के लिए
लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इसके अलावा जनरल एजुकेशन काउंसिल रहेगी जो लर्निंग आउटकम को देखेगी, जैसा कि एनसीटीई किया करती थी। और एक और बड़ी बात आपको बता दें जो इसमें कंसेप्ट है कि चूंकि हम ग्लोबल चैंपियन बनने की बात कर रहे हैं, सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं नॉलेज के क्षेत्र पे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सी रैंकिंग्स होती हैं, उस पर हमारे देश का भी नाम रहता है, बहुत से कॉलेजेस और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम होता है। इस पे ये भी प्रावधान किया गया है कि जो विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं रैंकिंग में, वो भी अपने कैंपसेस यहाँ खोल सकते हैं। तो देखिए प्रतिस्पर्धा कितनी रहेगी। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा CBCS जो है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसके आधार पे बच्चे को क्रेडिट्स अपने हिसाब से लेने की आज़ादी रहती है, तो ये वर्ल्डली एक्लेम्ड सिस्टम है स्टडी का। तो जब हम ग्लोबल कम्पीट करने की बात करते हैं, सुपर पावर बनने की बात करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा से हमें कोई डर नहीं है। और हमारे पास प्रतिभाएं हैं, और इससे मुझे नहीं लगता कि मतलब आने वाले समय पे, क्योंकि अभी जो हमारे निशंक जी हैं जो कि माननीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है स्टडी इन इंडिया स्टे इन इंडिया, मतलब यहीं पढ़िए यहीं काम करिए। अभी तक प्रतिभा पलायन होता था। जी उस पर भी मैं आऊंगी। ब्रेन ड्रेन जो है हमेशा से भारत की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि यहाँ पे प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आपने कहा, प्रतिभा को ट्रेन भी किया जाता है, लेकिन ट्रेन होने के बाद कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन हो जाता है, पलायन हो जाता है, विदेशों में वो जाते हैं और वहां के लिए काम करते हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं रोकने में नई शिक्षा नीति कारगर साबित होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ऐसा होता है, कई बार ऐसा है कि जैसे रिसर्च की अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो लोग यहाँ से एलिमेंट्री एजुकेशन की शिक्षा लेते हैं, फिर जो मिनिमम स्टैंडर्ड की होती है पीजी और यूजी करने के बाद वो बाहर के देशों पे चले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम्स अच्छे हैं, वहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, अंडर वन रूफ आपको सभी इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। तो इससे, और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाती है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, लेबोरेटरीज होती हैं। तो जब ये सुविधाएं मिलती हैं तो उससे रिसर्च में एक निखार आता है और एक अच्छे रिसर्च की बात हम करते हैं। ये सभी सुविधाएं NEP पे हैं जो कि यहाँ पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सुविधाएं जब इन सबको यहाँ मिलेंगे तो कोई विदेश क्यों जाना चाहेगा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो विदेश से लौट रहे हैं लोग और अपने देश पे काम कर रहे हैं, और ब्रेन रीगेन हो रहा है और ग्लोबल ऑफिस चला रहे हैं चेन्नई से, केरल से। बहुत से ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे कि हब बन गया है। तो एजुकेशन हब की जो कल्पना है माननीय मोदी जी की, वो निश्चित रूप से साकार हो रही है इस NEP के माध्यम से। जी संतोष जी, आपने रिसर्च का भी जिक्र किया, और नई शिक्षा नीति के अलग अलग प्रावधानों को जब हम पढ़ते हैं तो नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, और इससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अप्रोच NEP 2020 में दिखा, और वो ये कि साइंस पर जोर दिया गया है, रिसर्च पर जोर दिया गया है, और कहीं ना कहीं इससे जो एक लॉजिकल रीजनिंग हम कहें वो बेहतर होगी बच्चों की। तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए इसमें आपको एक मैं नया कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी नोबेल प्राइज देखिए, जिन भी साइंटिस्ट को मिलते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। वो दिन बहुत लद गए जब ये होता था कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स को लेके ही मिलेगा, लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स इन लिटिल बिट ऑफ फिजिक्स, मतलब ये कंसेप्ट चल रहा है। बायोलॉजी भी चाहिए रिसर्च करने के लिए, तो केमिस्ट्री भी चाहिए। उनकी जो छोटी छोटी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जो इंटरमिंगल्ड हैं कहीं ना कहीं। अगर इंटरमिंगल्ड अगर हम किसी भी रिसर्च को करते हैं तो उसके आउटपुट्स अच्छे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोविड का ही देख लीजिए, जितने रिसर्च हो रहे हैं तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल रहता है, बायोकेमिस्ट्री का रोल रहता है, और साथ में जो अपने जो कोर्सेस होते हैं इन सब चीज़ों के रहते हैं। तो जब ये अमालगमेशन होता है तो इससे एक बहुत अच्छा रिसर्च बन के आता है। तो आपने जिस फाउंडेशन की बात की, अगर वो फाउंडेशन जैसे है, फाउंडेशन में खास बात रहेगी कि रिसर्च में एक तो जो गाइड होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, और कई बार रिसर्च हम कई बार छोड़ देते हैं कि पैसे की कमी होने के कारण। तो ये पूरा प्रावधान किया गया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी जो अपनी GDP है एजुकेशन पे 4.3% है, उसको बढ़ा के 6% करने का है। इसका आप आगे देखेंगे जो आने वाला बजट है उस पर इसकी परिकल्पना देखेंगे, इस पर जब बजट पेश होगा कि 6% GDP करना है एजुकेशन सेक्टर को लेके, अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और अगर आप और आगे जाएं तो देखिए कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसे हम ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं, वो 100% लाने का लक्ष्य, 100% लाने का 2030 तक का है उसके लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, और 2035 में 50% तक लाने का हायर एजुकेशन के लिए। तो आप सोचिए कि जब लाखों लाखों बच्चे होंगे, यही बच्चे तो 15 साल आगे निकल कर कॉलेज में जाएंगे, तो उसके लिए मुझे नए नए कॉलेजेस चाहिए, नए नए स्कूल इक्विपमेंट्स चाहिए, साथ में फंडिंग चाहिए।
और टीचर्स चाहिए, तो इन सब के प्रावधान किए गए हैं अपने एनईपी पे। अच्छा, 3 जो बातें अभी आपने की उनको एक एक करके मैं और ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। एक आपने बात की सकल घरेलू उत्पाद के अब 6% या 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो इसको लेके आपसे मैं ब्रॉडर व्यू में जानना चाहूंगी। एक तो जब भी हम पैसों की बात करते हैं, व्यय की बात करते हैं, बजटिंग की आपने बात की कि बजट भी अभी आने वाला है, तो ऐसे में पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि जो भी अवधारणा यहाँ पर की गई है, जो प्रावधान रखे गए हैं, वो बहुत वाइड है, वास्ट है, जायजेंटिक है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की भी तो ज़रूरत है। देखिए, ऐसा इसमें बहुत सी मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेशन रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एचआरडी नहीं बोलूंगा, एमएचआरडी, बिकॉज इसका भी नाम एनईपी पे चेंज करके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कर लिया है। इस पे बहुत सी जो सरकार के अन्य मंत्रालय हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हुआ, इसके अलावा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मंत्रालय हैं, इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय है, जितने मंत्रालय हैं ये सब के बिल्कुल सहयोग से इन सब चीज़ों पे हम पूरा अपना फोकस कर पाएंगे। और रही जब पैसों की बात, बहुत सी फंडिंग्स हैं स्पेशल रूप से। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो रक्षा का बजट होता है उसके बराबर बजट होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है, उस ओर भी हम बढ़ रहे हैं। बिकॉज देखिए, और ये भी कहा जाता है कि अगर शिक्षा का बजट बढ़ेगा तो रक्षा बजट की शायद उतनी जरूरत ना पड़ेगी। ये एक बिल्कुल सही, बहुत ही ब्रॉडर वे में ये कहा जरूर जाता है, एक फिलॉसफी जरूर है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से ही सही पर हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी कहा कि जो ड्रॉप आउट रेशो है वो एक बहुत बड़ी समस्या भारत की रही है। बच्चे एनरोल तो हो जाते हैं लेकिन फिर ड्रॉप आउट हो जाता है। तो अब इसमें ये प्रावधान जिस पर आपने बात भी की कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER जो है वो 100% लाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो इस पर किस तरह से काम होगा? क्योंकि ड्रॉप आउट रेशो का जो वजह है, जो रीजन है, जो बैकग्राउंड है, वो तो अभी भी बना ही हुआ है। देखिए, रीजन तो इसके बहुत सारे से कारण हैं। कई बार होता है कि एक तो स्कूल बहुत दूर है जी। दूसरा विशेष कारण है कि इतना आर्थिक रूप से संबल होते नहीं है जो अपने ग्रामीण इलाके में हमारे जो रहते हैं नागरिकगण, तो अपने बच्चों को। तो तीसरा अवेयरनेस का बहुत बड़ा वो रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की बात आएगी, जब हम देने की बात करेंगे, तो माता पिता सोचेंगे कि अपनी भाषा में शिक्षा दे रहे हैं और अपने ही आंगनबाड़ी पे शिक्षा देनी है, तो क्यों ना भेजें। दूसरा भी आपने देखा होगा कि मध्याह्न जो मील का चलता है, इस पे भी एक नया कंसेप्ट है कि एक स्ट्रेंथ पावरफुल एक ब्रेकफास्ट देने का भी है। तो जब ब्रेकफास्ट की सुविधा भी बच्चों को मिलेगी और न्यूट्रिशन से भरपूर होगा तो बच्चा आकर्षित होगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं, मतलब फंडामेंटल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो खेलेगा। ऐसा है कि खेलने को अब एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के विशेष हम लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हफ्ते में एक दिन ये स्पेशल क्लास होगी म्यूजिक की, इन सब चीज़ों की। तो जब ये सब चीज़ें होगा तो बच्चा अपने आप आकर्षित होगा, और उससे बड़ा है कि उनके जो अभिभावक हैं वो भी आकर्षित होंगे। अपने बच्चे को भेजो, और जब देखेंगे 6वीं लेवल पे ही कोई वोकेशनल कोर्स कर रहा है, उद्यम रोजगार मिल सकता है, तो बच्चे को अपने आप ही भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी दिक्कत नहीं आएंगे, ड्रॉप आउट्स अपने आप कम होगा। जी। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया नई शिक्षा नीति में वो ये, जैसा कि हमने जिक्र भी किया, कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और कितनी अच्छी बात है। शायद बहुत सालों से हम सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, कि हम बात जिस मंत्रालय के पास पूरी जिम्मेदारी शिक्षा की है उसका नाम अब जब शिक्षा मंत्रालय हो गया है तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव भी लोगों का बढ़ गया है। नहीं तो पहले लगता था कि शिक्षा आखिर किस मंत्रालय के पास है, वो एक जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। तो जो छोटी छोटी बातें जो इस तरह से शायद बहुत बड़ा एक रोल ना प्ले करती हो बदलाव का, लेकिन फिर भी लोगों के साथ एक जुड़ाव महसूस करवा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पहले भी एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था जी। और बीच में ये चेंज किया गया जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो देखिए, ऐसा है कि जब ये एनईपी का जो ड्राफ्ट था, जब ये पब्लिक डोमेन पे जब इसके बारे में बात की गई, तो आपको बता दें कि ये कंपोजिट ड्राफ्ट रहा है। इस पे ग्राम पंचायत से भी, जिला पंचायत से, डिस्ट्रिक्ट से, सबसे इन्वाइट किए गए थे सजेशंस। उन सब सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके किया गया था। तो सबने ये बात बोली कि ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्रालय, कोई तालमेल नहीं बैठता। तो उसको सरकार ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कस्तूरी रंगन साहब, उन्होंने उन सब चीज़ों को देखा, उनकी कमेटी ने, और इसको फिर से शिक्षा कर दिया गया कि जिससे कि एक बिल्कुल एक पिन पॉइंटेड अप्रोच रहे और हम आगे बढ़ पाएं। इसीलिए सब मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। जी। संतोष जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपने गहन अध्ययन किया है नई शिक्षा नीति को लेकर, अलग अलग प्रावधानों को आप अच्छे से समझते हैं, उनके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, ये भी आप देख पा रहे होंगे। कौन कौन सी खास बातें उसमें आपको लग रही है? जो हमने चर्चा की वो तो की, उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको खास तौर पर आकर्षित करती हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी हम ये देख रहे थे कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते थे तो
उनके साथ करीब नहीं तो 1000, कभी 200, 400 इतने एफिलिएटेड कॉलेज होते थे। यूनिवर्सिटी का पूरा जो समय था वो जाया होता था एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने पे। तो इस पे जो हमारी परिकल्पना थी जो सरकार की थी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करेंगे, वो साकार नहीं हो पा रही थी। तो एक शिफ्ट होगा। जो महाविद्यालय हैं अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको बता दें शिक्षा नीति पे है कि उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। उस ऑटोनॉमी के तहत वो अपनी डिग्री खुद दे सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, फंडिंग कमी है, तो उनको अतिरिक्त फंडिंग दी जाएगी। लेकिन अगर उनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है तो जो रेगुलेटरी बॉडीज उसे बंद भी कर सकती हैं। तो ये एक प्रावधान है। क्वालिटी पर अब ध्यान देना ही एजुकेशन होगा। पे ध्यान हो रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं वो रीढ़ होते हैं और टीचर्स ही भविष्य निर्माता होते हैं। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि जो आने वाला दशक है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में रहेंगे और तीसरी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। तो जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो टीचर्स की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप देखिएगा कि टीचर्स बनने के लिए जो एक बीएड का माध्यम है उस पर विशेष फोकस है। 4 साल का बीएड का कोर्स होगा, उसमें जो टीचर्स हैं वो एजुकेशन लेते समय ही प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच रहा है इस पे, और जब इस तरह की अप्रोचेस रहेंगे तो उसका जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा आता है। जी संतोष जी, आप सागर यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं और ये यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए एक अपने आप में एक उदाहरण है और कई बड़े बड़े लोग यहाँ से पास आउट हुए हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पर हम देखते हैं सबका कोई ना कोई जुड़ाव, कोई ना कोई लगाव सागर यूनिवर्सिटी से रहा ही है। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति को लेकर, हालांकि ये अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन वो दौर तो है जहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। तो किस तरह की तैयारी इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी में हो रही है? देखिए, ऐसा है कि कोविड का बहुत ही विषम दौर था और इस पे बहुत लोग, देखिए ऐसा है कि संवाद टूट गए, आमने सामने बैठ के बात नहीं कर पाते थे। लेकिन हम दूसरे शब्दों में कहें कि कोविड का सागर विश्वविद्यालय ने बहुत फ़ायदा भी उठाया है। इस दूसरे मायनों पे हम कह रहे हैं कि जितने भी हमारे वेबिनार्स हुए, हम लोगों ने एनईपी पे वेबिनार्स किए, उस पे हमारे टीचर्स की सहभागिता थी। देश और विदेशों से हम लोगों ने जोड़ के जो एक्सपर्ट्स कमेंट्स थे कि किसी भी प्रकार से, देखिए ऐसा है इम्प्लीमेंटेशन तो अपने ही लेवल पे होना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे होना है और इस पे स्टेट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, यूनियन टेरिटरीज का रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो हम लोगों ने, बता दें आपको कि हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है, इतने वेबिनार्स किए हैं, टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने इतना ज़्यादा फायदा उठाया है इस कोविड के दौरान पे। तो अपने आप में जो चीज़ें हैं एनईपी में, ये सब इसी के पैरामीटर्स हैं। और अभी हम बताना चाहेंगे कि हमारे 2000 विद्यार्थी हैं, सेमेस्टर सिस्टम था जो गवर्नमेंट के आदेश है कि आपको एग्जाम कराना है। हम लोगों ने ब्लेंडेड मोड पे एग्जामिनेशन कराए हैं और सागर जैसे शहर पे, जहां मैं मानता हूं कि कई बार के एंड्रॉयड फोन्स की उतनी उपलब्धता नहीं है बच्चों पे, लेकिन आप बता दें 99% बच्चों ने एग्जाम दिया ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से और बहुत सक्सेसफुल रहा है। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें हमारे जो टीचर्स हैं और इसके अलावा जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उन लोगों ने सब बिल्कुल एक समन्वित प्रयास था जिसके चलते हम सब चीज़ों पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सागर विश्वविद्यालय अपने आप में टेक्नोलॉजी एनेबल्ड यूनिवर्सिटी है और इस कोविड के दौरान तो और ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत जाएगी और हम लोग अग्रणी ही रहेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का अग्रणी विश्वविद्यालय है, अपने आप में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, स्वतंत्रता पूर्व का विश्वविद्यालय है, डॉक्टर हरि सिंह गौर जो महान दानवीर है उनका विश्वविद्यालय है। तो ये पीछे कैसे रह सकता है? तो ये आगे ही रहेगा। जी संतोष जी, चलते चलते ये भी आपसे जान लेना चाहेंगे, क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और एकदम से कोई नई चीज़ आती है ना तो बड़ी हड़कम समझ जाता है अलग अलग स्तरों पर, और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये जो नई चीज़ आई है ये अच्छी है, पहले से जो चल रहा था वही तो ठीक थी। तो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति को लेकर भी लोगों के मन में, जहन में प्रश्न है, सवाल हैं, संशय हैं। तो किस तरह से उन्हें यहाँ पर आप उनके सवालों के जवाब देते हुए कंक्लूडिंग नोट के तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अब जैसा कि ये परिवेश बदल रहा है तो हम सबको परिवर्तनशील होना पड़ेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि हाउ टू लर्न इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट टू लर्न। एक तो ये इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक पंच लाइन बता रहा हूँ। दूसरा, टीचर्स नीड्स टू लर्न आर्ट ऑफ लर्निंग एंड रीलर्निंग, दूसरा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल ओनली बी फ्यूचर रेडी
इफ दे आर चेंज रेडी। सो ये एक नया कंसेप्ट है और नई बिगनिंग्स, नई डिपार्चर्स तो होते रहेंगे। जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है, जय विज्ञान, अनुसंधान, एनर्जी के साथ सिनर्जी भी लानी पड़ेगी और जो फोकस होना चाहिए वो स्टूडेंट्स पे होना चाहिए। इस तरह का अगर सेंट्रिक विचार हम सब लेके चलेंगे तो एनईपी का जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो अब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन के आते हैं उस तरह हम सबको लगना पड़ेगा और इस पे सबका समन्वय प्रयास करेंगे, तब जाके हम ये जो भारत की परिकल्पना है हमारे माननीय मोदी जी की कि हम ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबल सुपर पावर बनेंगे, तब हम उसको साकार रूप कर पाएंगे। बिल्कुल, कहते भी है ना कि इन तंग गलियों में दौड़ना मुनासिब न सही, कदम कदम चलकर कर लेंगे मंजिल को हासिल। तो कदम कदम चलकर और बहुत अच्छे से मजबूती के साथ अपने कदम हम बढ़ाएंगे और सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं यही उद्देश्य एनईपी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 का है। बहुत अच्छी बातचीत आपसे संतोष जी हुई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में